दोस्तों नमस्कार। जिस वक्त भारत के ढहते हुए चेहरे को समूची दुनिया देख रही है, उस वक्त कांग्रेस अपने उदय के लिए उदयपुर पहुंची है। 75 बरस आजादी के शायद भारत की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। 75 बरस आजादी के शायद कांग्रेस की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। संविधान हाशिए पर ढकेल दिया जाए, लोकतंत्र का मंदिर संसद बहुमत के तानाशाही तले चलता हुआ दिखाई देने लगे, इस देश के संवैधानिक संस्थानों को संभाले हुए नौकरशाह रेंगते हुए नजर आए। इस देश में न्यायपालिका के फैसले हमेशा सत्तानुकूल ही होते चले जाएं और मीडिया यानी चौथे स्तंभ की भूमिका सत्ता के राग में तब्दील हो चली हो, तो फिर कौन सी परिस्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो पाएगी और चिंतन मनन से निकलेगा क्या, जब समाज का राजनीतिकरण कुछ इस तरीके से कर दिया गया हो जो चुनावी वोट बैंक के आसरे अपने को सांप्रदायिक बनाने से हिचके नहीं और घृणा को उसकी शिराओं में दौड़ाने से सत्ता हिचके नहीं। क्या वाकई ऐसे में उदयपुर में बैठकर इस देश के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक परिस्थितियां, उत्पादन की परिस्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के सशक्तिकरण, खेत मजदूर, इन सब के जिक्र को किया जा सकता है और उसके जरिए किसी पार्टी के संगठन को खड़ा करके दो चार इस मौजूदा सत्ता से कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है? जब खुले तौर पर नजारा हो कि संसदीय लोकतंत्र अब संवैधानिक संस्थाओं तले ही कुचला जा रहा हो, तो क्या वाकई चिंतन मनन की जरूरत है या फिर एक ऐसे एक्शन की जरूरत है जिस एक्शन में इस देश के भीतर में हिंदुत्व का सवाल जो राजनीतिक आवरण को ओढ़ चुका है उसे डाइल्यूट किया जा सके? क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है? क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि इस देश के भीतर में आने वाले वक्त में कॉरपोरेट की भूमिका क्या हो, उत्पादन प्रक्रिया क्या हो, खेत मजदूर में काम करने वाले बहुसंख्य तबके की आर्थिक स्थितियों को लेकर कोई पॉलिसी निर्धारित की जा सकती है? क्या इस देश के भीतर में डिग्रीधारी युवा बेरोजगार और उनकी बढ़ती हुई कतार को लेकर कोई भूमिका किसी पॉलिटिकल पार्टी की नजर आती है? या फिर खाली पदों को लेकर ही हंगामा और शोर हो और उन सब के बीच विरोध को लेकर सिर्फ एक नाम हो और उस एक नाम को लगातार विरोध के स्वर बड़ा करते चले जाएं? उदयपुर की शुरुआत कहां से की जाए या इस देश के ढहते हुए चेहरे के रंग को कहां से पकड़ा जाए? दोनों परिस्थितियों के बीच आज साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत के भीतर का मौजूदा सच यही है कि संविधान को लेकर सत्ता गंभीर नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी होता है वह सिर्फ बहुमत के तानाशाही के तहत ही निर्णय लिए जाते हैं। नौकरशाही और संवैधानिक संस्थान सिर्फ सत्ता को पूजते हैं। न्यायपालिका की पूरी न्याय प्रक्रिया सत्ता के लिए राजनीतिक लाभ को पहुंचाने की दिशा में बढ़ती हुई दिखाई देती है और मीडिया की भूमिका जो सत्ता के राग में तब्दील हुई है, उसने सवालों को बंद जब करना शुरू कर दिया तो उदयपुर में क्या हो रहा है या इस देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है कोई जानेगा कैसे? और अगर जानेगा नहीं तो अपने तौर पर जिन मंत्रों के जरिए आपको आगे बढ़ना है, जिन हथियारों को आपको इस्तेमाल करना है, उसको आप कैसे करेंगे? इन तमाम परिस्थितियों के बीच आइए आपको उदयपुर की उन परिस्थितियों से रूबरू करा चलाते हैं जहां पर सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी कहां पर है, यह अपने आप में एक सवाल है। यह सवाल इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लगातार हार रही है, यह सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने खुद अपने पर्चे में जिन बातों का जिक्र किया है उन पर्चों के बारे में जानकारी इस देश के बच्चे बच्चे को है, गांव को है, शहर को है, जिले को है, कस्बे को है। आर्थिक असमानता बढ़ गई है, यह हर कोई जानता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कम हो गया है। कमोवेश टेक्नोलॉजी के युग में हर कोई इससे वाकिफ है। इस देश पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। यकीनन जिस वक्त मनमोहन सिंह थे तब 55 लाख करोड़ था और आज की तारीख में 135 लाख करोड़ है। यह कोई छुपी हुई चीज नहीं है। हर दिन 4000 करोड़ का कर्ज हो रहा है। हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपया कर्ज इस देश में हो चला है। महंगाई इतनी है कि 2014 से तुलना शुरू करते हैं तो 410 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए पार कर चुका है। 71 रुपए का पेट्रोल 105 रुपए पार कर चुका है।
₹56 का डीजल ₹95 पार कर चुका है और टैक्स खूब लगाए जा रहे हैं। 27 लाख करोड़ रुपए कमाए गए। कांग्रेस ने भी कहा, अर्थशास्त्रियों ने भी कहा, इस देश के सामाजिक संगठनों ने भी कहा। लेकिन इस देश में संसदीय लोकतंत्र का एक सच है, विरोध के स्वर कोई भी उपजा सकता है, लेकिन विरोध के स्वर जब सत्ता को पलटते हैं तो विरोध के स्वर के पास वो सत्ता नहीं आती है, वह पॉलिटिकल पार्टी के पास आती है। और पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर भी विरोध के स्वर के आश्रय ही अपने को जिंदा रखने की अगर सोचने लगे तो इस देश भर के भीतर में अगर 773 जिले हैं तो 773 जिलों में कम से कम 773 इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स, सामाजिक कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से होंगे जो अपने अपने क्षेत्र में राहुल गांधी होंगे। उनके विरोध के स्वर राहुल गांधी से कहीं ज्यादा तीखे होंगे। अंतर दोनों में क्या है? और इन 773 जिलों में अपने अपने तरीके के मोदी भी होंगे, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री हैं और यह लोग उनकी भक्ति रस में डूबकर मोदी होकर अपनी परिस्थितियों को मजबूत करते हैं, ऐसे लोग भी होंगे। लेकिन सवाल है, कांग्रेस और राहुल गांधी अभी विपक्ष में है। इस देश में हर विरोध करने वाला विपक्ष में है, लेकिन इन सारे विपक्ष को भी राजनीतिक मंच इस देश के भीतर उपलब्ध नहीं है, या फिर विचारधारा के तौर पर भी चीजें गायब हो चली है। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है? क्योंकि अगर हम बेरोजगारी का भी जिक्र करें तो जाहिर है वो सबसे ज्यादा है। 2 करोड़ रोजगार दूर की गोटी है। पद खालियों का जिक्र बार बार होता है कि 30 लाख पद इस देश में भारत सरकार, सरकारी उपक्रम या फिर प्रांतीय सरकारों के पास खाली पड़े हैं, कोई भरता क्यों नहीं? और सेना में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। लेकिन फिर वही सवाल, जानता तो हर कोई है, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश की सड़क पर चले जाइए, हर बेरोजगार जानता है कि कितने पद कहां खाली पड़े हैं, भरेगा कौन, और उस भरने के तरीके क्या होंगे, और उसके पीछे आर्थिक सोच क्या होगी, उसके पीछे राजनीतिक सोच क्या होगी। और जो समाज का राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण इस दौर में राजनीतिक तौर पर किया गया, उसको आप कमजोर करके इस समाज को भारत की मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे? यह सवाल कांग्रेस के भीतर क्या वाकई रेंग रहे हैं? इन सवालों पर हम आए उससे पहले 3-4 बात और, क्योंकि किसान खेती का जिक्र खुले तौर पर है, प्राइवेट हाथों में बेचे जाने का जिक्र खुलकर हो रहा है। खाद पर सब्सिडी कम है, यूरिया की कीमत बढ़ गई है, जीएसटी ट्रैक्टर और खेती के साजो सामान पर लगने लगा है, एमएसपी कैसे गायब हुई है, किसानों की आय दुगनी तो दूर, जो लगता है वह भी नहीं मिल पाता है, यानी लागत भी नहीं मिल पाती है। दलित आदिवासियों का उत्पीड़न बढ़ा है, अल्पसंख्यक समुदाय हाशिए पर ढकेल दिया गया है। तो कांग्रेस कहां है? और कांग्रेस कहीं क्यों नहीं है? या विपक्ष की राजनीति शून्य क्यों है? ये सारी बातें हर कोई देख रहा है। क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि विपक्ष के तमाम नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इससे पहले इस देश में करप्शन का हिस्सा रहे हैं और आज की तारीख में उनके नेताओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जो जरा सी हरकत करेगी तो उन्हें जेल में पहुंचाने में सत्ता हिचकेगी नहीं, क्योंकि संवैधानिक ताकत और संवैधानिक पद तो सत्ता के पास ही है। तो सत्ता से लड़ा कैसे जाए, यह सवाल कोई भी पूछता है। तो क्या वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत और इतनी सोच है कि वो वाकई एक नए तरीके से अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करे? नए तरीके से मतलब नए लोगों को वाकई पदों पर नियुक्त करके, उनको अधिकार देके और उस पूरे लॉट को हटा दे जो राजनीति को इससे पहले प्रभावित करते आए। क्योंकि जो भी अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में महत्वपूर्ण है, उसके पास 2 ही चीज होती है, एक पैसा उसके पास अता होगा, दूसरा उसका एक अपना वोट बैंक होगा। लेकिन जब ये हर कोई जान रहा है कि मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता के जो हथियार हैं उसमें आपके वोट बैंक मायने नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश में समूचा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ आकर खड़ा हो गया, लेकिन लकीर इतनी मोटी थी समाज के भीतर सांप्रदायिकरण और राजनीतिकरण की कि वह लकीर उस अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता नहीं दिला पाई और वो दोबारा हाशिए पर आकर खड़ा हो गया। वो बेचैन हो गया, अब क्या करेगा इस देश के भीतर में। उसके सवालों को लेकर, उसको मुख्यधारा में जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर क्या वाकई सिर्फ एक लाइन कही जा सकती है, इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है? काम नहीं चलेगा। इसके 2-3 मतलब पहले समझ लीजिए। जो विरोध कांग्रेस कर रही है, जो विरोध राहुल गांधी करते हैं,
वो ट्विटर पे करते हो, भाषण पे करते हो, लेकिन इस देश के भीतर में ऐसे राहुल गांधी की तादाद कांग्रेस की संख्या से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि हर कोई जानता है 100 के 100 वोट बीजेपी को नहीं मिले, विरोध करने वाले लोग भी थे और उनके पास भी फैक्ट्स, फिगर सब कुछ था। वो जान रहे थे कि देश के साथ सही नहीं हो पा रहा है। तो क्या विरोध के स्वर से हटकर पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है कि उनको अपने आप को खड़ा करने के लिए एक नए डिजाइन की पॉलिटिक्स को खड़ा करना होगा? यहां पर 2-3 बातें बहुत साफ की जा सकती है, क्योंकि उदयपुर में उदय होने का जिक्र बार बार किया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुकी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार ऑपरेशन थिएटर में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर सकता है, जहां पे एक नर्स एक हथियार लेकर खड़ी हो, रिजर्व बैंक का, इसको ठीक कर दो। कोई दूसरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नीतियों को लेकर खड़ा हो कि कर्ज और मिल जाएगा, इसको ठीक कर दो। कोई यह नहीं बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको किस तरीके से उत्पादन बढ़ाना है, डिमांड और सप्लाई की कैसी परिस्थिति करनी है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। यह ऑपरेशन थिएटर में संभव नहीं है। यह नेचुरल वे में एक पूरे क्लाइमेट के साथ, जो किसी देश का एक अपना क्लाइमेट होता है, उसमें चीजें तय होती है। ठीक उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भी ऑपरेशन थिएटर में अगर पहुंच चुकी है तो उसको जिंदगी तो उसी सार्वजनिक जीवन में जीनी है, जहां पर लोगों की भावनाओं से दो चार होना है, जहां पर लोगों के सामने जो मुश्किल हालात हैं, ऐसे हालात कभी थे नहीं, लेकिन ऐसे अगर हालात हैं फिर भी राजनीति गायब है, तो यह गंभीर मसला है। सवाल सबसे बड़ा यहीं से खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विरोध से कहीं ज्यादा बड़ा विरोध अगर सार्वजनिक तौर पर अलग अलग मंचों के जरिए नजर आ रहा हो, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी तो कांग्रेस ही है, जिसे 10 करोड़ से ज्यादा वोट 2014 में भी मिले और 2019 में भी मिले। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इतने वोट नहीं मिले। समूचे विपक्ष को भी मिला दीजिएगा, जो विपक्ष माइनस कांग्रेस होगा, उसके भी सारे वोट मिलकर 10 करोड़ तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है, जिसके पास 23 करोड़ वोट है 19 में, उससे पहले 18 करोड़ था 2014 में। वोट की राजनीति नैरेटिव और परसेप्शन से खड़ी होती है। 2009 में जो बीजेपी कमोवेश धराशायी होकर लड़खड़ा रही थी, 2014 में उस नैरेटिव और परसेप्शन से कैसे खड़ी हो गई? क्या यह कांग्रेस का उस वक्त फेल होना था? 10 बरस हो गए कोयला घोटाले को लेकर, सीबीआई अभी तक पूरी जांच नहीं सौंप पाई है और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि हम जुलाई में एक तारीख देते हैं, आप सारी बातें बताइए। और वह कोयला घोटाला अगर 2012 में आप याद करना शुरू कीजिएगा तो मीडिया रंगा हुआ था, राजनीति बीजेपी की उफान पर थी, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही थी। क्या मौजूदा वक्त में जब चावल, दाल, सब्जी, गेहूं, प्याज सब कुछ महंगा हो चला है, जिस वक्त पेट्रोल, डीजल की जो परिस्थितियां हैं, कोई सेक्टर अछूता नहीं है, तो कांग्रेस को इस वक्त उदयपुर में होना चाहिए या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस दौर में जेलों को भर देना चाहिए? आंदोलन की एक ऐसी तस्वीर इस देश में देखने की बेचैनी महसूस हो रही है, जो चाहती है कि जनता के साथ इस देश की वह पॉलिटिकल पार्टी जो आने वाले वक्त में अगर सत्ता संभालने के जुनून को पाले हुए है, तो उसे इस देश की जेलों को भरना पड़ेगा। और बाहर रह के आंदोलन करना और बाहर रह के सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया के आश्रय जीना, शायद यह कोई समाधान का रास्ता नहीं है। क्योंकि हम इन परिस्थितियों में जब देखते हैं, तो अगर आप आंकड़ों के लिहाज से समझिए तो हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है सांसद की। नॉर्थ ईस्ट की 7 बहनों में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। एक एक सीट कहां कहां है, कितने कितने बड़े राज्यों में। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सांसद है, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, सिर्फ एक एक सांसद इन जगहों पर। सबसे ज्यादा सांसद कहां है? दक्षिण भारत में, यानी जहां से कोई प्रचार प्रसार की परिस्थितियों में बीजेपी वहां फिट बैठ नहीं पाती है। कर्नाटक में उसने कदम जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन वह भी सत्ता उसी तरीके से वहां खरीदी हुई है जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खरीद ली सत्ता। सवाल है कि कांग्रेसी एमएलए बिक क्यों जाता है?
सवाल है कि राजनीतिक सत्ता तले नई परिस्थिति में बीजेपी के पैरेलल में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर खड़ी कैसे होगी? क्या वो इस रूप में खड़ी की जा सकती है जहां पर इस बात का जिक्र बार बार हो कि अलग अलग राज्यों में हमारी सरकार तो बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? छत्तीसगढ़ गंवाएंगे या नहीं गंवाएंगे? राजस्थान गंवाएंगे या नहीं गंवाएंगे? पंजाब क्यों गंवा दिया? मध्य प्रदेश क्यों गंवा दिया? कर्नाटक क्यों गंवा दिया? क्या इन तर्कों में जाया जाए या इन परिस्थितियों को टटोला जाए? हमें लगता है बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल चीजों के आश्रय आकर आज खड़े हो जाइए जब आप कांग्रेस का एनालिसिस कर रहे हैं और समझना चाहते हैं। तो राजस्थान में गहलोत हैं, उनके सामने सचिन पायलट खड़े हैं। वसुंधरा राजे नहीं है, सचिन पायलट खड़े हैं। और सचिन पायलट अपने तौर पर इससे पिछले इलेक्शन में जब मेहनत कर रहे थे तो माना यही जा रहा था कि उन्होंने पूरे युवाओं को किस रूप में एकजुट किया। तो क्या मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री रहते हुए गहलोत जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो जीत पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने खड़े हैं सरगुजा के महाराजा टीएस सिंहदेव जी। दूसरी तरफ दुर्ग के बड़े शानदार जनवादी नेता ताम्रध्वज साहू साहब। क्या इन इलाकों में बघेल साहब कांग्रेस की सीट बिना इनके साथ खड़े हुए दिला सकते हैं? और यह लोग क्या बघेल के साथ खड़े होंगे? मुश्किल सवाल है। ठीक वैसे ही जैसे कैप्टन की जो परिस्थिति पंजाब में बनी और उनके सामने सिद्धू और चन्नी आकर खड़े हो गए, फिर सिद्धू और चन्नी आपस में आमने से आकर खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कमलनाथ अंग्रेजी में सोचते और खांटी मध्य प्रदेशी भाषा में कहें तो दिग्विजय सिंह सोचते हैं। वहां से निकला कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों निकले? क्योंकि अपने ही दुर्ग जो उनका अपना गुणा लोकसभा क्षेत्र है, वहां से वह चुनाव हार गए। हारे भी किससे? एक ऐसे शख्स से, शायद वह अपने दरबार में उसे जगह नहीं देते, कृष्णपाल सिंह यादव। और उसको कितने वोट मिले? बीजेपी को वोट मिले थे 6,14,000 और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिले 4,88,000, यानी 52% बीजेपी को, 41% कांग्रेस को। आगे की राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बंद हो चली थी। वो क्या करते? कहां जाते? राजनीति करनी है, सत्ता चाहिए। तो राजनीति अगर सत्ता से जुड़ गई है और विचारधारा गायब हो गई है, संगठन गायब हो गया है और यह संघर्ष की परिस्थितियां गायब हो गई है, तो नए तरीके से पार्टी को कोई कैसे खड़ा करेगा? अगर ताकत है गहलोत में, अगर भूपेश बघेल में ताकत है, कमलनाथ में ताकत है, और अगर चेन्नई में और सिद्धू में ताकत है, तो सभी दिल्ली आ जाइए। इन राज्यों के मुख्यमंत्री पद को वो संभालेंगे जो एक कार्यकर्ता होगा। पैसे का जिक्र कर रहे हैं कि पैसा कैसे वसूला जाता है, तो उसके लिए भी हम दिल्ली से भेज देंगे जो पैसा वसूलेगा, जिस तरीके से प्रभारी होते हैं अलग अलग राज्यों के। लेकिन क्या जरूरत है कि गहलोत मुख्यमंत्री रहे या सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहे? गहलोत एमएलएस के आंकड़े को समझते हैं बाखूबी, सारे एमएलए को खुश रखेंगे। सचिन पायलट अपनी लोकप्रियता को समझते हैं, उसको भुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। भूपेश बघेल जानते हैं कि हाईकमान को खुश कैसे रखना है। ताम्रध्वज साहू नहीं जानते हैं, टीएस सिंहदेव को नहीं समझ में आ रहा है अभी कि वो कौन सी परिस्थिति, लेकिन सभी तो कांग्रेसी हैं। यह क्यों नहीं समझ पाएंगे कि टकराव की परिस्थिति में जिसका कद राज्य में बड़ा हो जाता है वो सब कुछ हो जाता है और वो दिल्ली के सरीखा अपने राज्य में हाईकमान हो जाता है। पार्टी ऐसे नहीं चलती है। पार्टी चलाने के लिए गहलोत को दिल्ली आना होगा, सचिन पायलट को दिल्ली आना होगा, बघेल को दिल्ली आना होगा, टीएस सिंहदेव को दिल्ली आना होगा, चेन्नी को भी दिल्ली आना होगा, सिद्धू को भी दिल्ली आना होगा, कमलनाथ को भी दिल्ली आना होगा, दिग्विजय सिंह को भी दिल्ली आना होगा। और दिल्ली से पॉलिटिकल पार्टी को चलाने की प्रोसेस में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस चलेगी, नेता नहीं चलेगा। और कांग्रेस एक सूत्र में कैसे पिरोई जाएगी, यह पाठ भी कांग्रेसियों को पढ़ना होगा, ना कि इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का एनालिसिस करके अपने मंथन के आश्रय खुद को ठीक करके स्वयंभू तरीके से चीजों को सोच लेने से काम नहीं चलेगा। यानी पूरी पॉलिटिकल पार्टी में कद्दावर लोगों की मौजूदगी दिल्ली में होगी। राज्यों में राज्य किसे चलाना है, किस रूप में चलाना है, इसे एक ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसके जरिए चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष के जरिए नहीं चलेगा। और वह जो मैनिफेस्टो होता है वो मैनिफेस्टो पूरा का पूरा चेहरा होगा 5 साल का। ये व्हाइट पेपर निकालने की स्थिति में क्या कांग्रेस आ पाएगी? इस व्हाइट पेपर का मतलब यह है कि सामने खड़ी हुई बीजेपी जो अपने तौर पर सांगठनिक तौर पर मौजूद है, पूंजी के तौर पर मौजूद है, कॉरपोरेट मदद के तौर पर मौजूद है, क्योंकि कंट्राडिक्शंस जो कांग्रेस के भीतर में है उसमें राहुल गांधी अंबानी अडानी को गाली देते हैं,
लेकिन अंबानी और अडानी के प्रोजेक्टों को छत्तीसगढ़ में भी जगह मिल जाती है, पंजाब में भी मिल गई और राजस्थान में भी मिल रही है, मध्य प्रदेश में भी मिल रही थी। व्यापम को लेकर शोर मचाते हैं युवा कांग्रेसी नेता, लेकिन व्यापम को लेकर जब सत्ता में कमलनाथ सरकार आती है तो एक को भी सजा नहीं होती है। यह कौन सी परिस्थिति है? यानी जिन बातों को कह रहे हैं वही बातें हाशिए पर अपने ही राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए अपने ही कांग्रेसी ढकेल रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में नारा चलेगा, राजस्थान में नहीं चलेगा। यह कौन सी परिस्थिति है? करप्शन का जिक्र होगा, लेकिन करप्शन के आश्रय जब नेता बैठेंगे तो उन कतारों में दलाल और भ्रष्ट लोगों की कतार भी बैठी हुई होगी। यह कौन सी परिस्थिति? जनता इस दौर में टेक्नोलॉजी सेवी है साहब, सूचना का आदान प्रदान बड़ा तेजी से होता है। क्या इन बातों का जिक्र होगा और नए तरीके से पार्टी को एक ऐसे पिरामिड के स्तर पर खड़ा करने की सोच वाकई आ पाएगी जहां टिप पर ही पिरामिड उलट जाए और ऊपर की परिस्थिति में वह तमाम राज्यों के कद्दावर नेता हों जो मुख्यमंत्री पद के खुद को दावेदार समझते हैं, वह उस केंद्रीय समिति में शामिल होकर उन राज्यों को लेकर चलाने की परिस्थिति में एकजुटता के साथ पॉलिसी बनाएं और चीजों को इंप्लीमेंट करें। संगठन यही काम करता है। क्योंकि जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं कि समाज का राजनीतिकरण किया जा चुका है, सामाजिक सरोकार राजनीतिक खेमों में तब्दील हो गए हैं, वर्ग जाति संघर्ष राजनीतिक सत्ता के दुलारे हो गए हैं। बार बार सवाल धर्म, आस्था, मंदिर, मस्जिद का क्यों उठता है? और अगर उठता है तो ऐसे में क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कल कहें हम भी मंदिर बनाएंगे तो वोट उनके हक में आएगा? नहीं आएगा। समाज के भीतर की परिस्थिति को कैसे जीवित रखना है, हम यहां पर एक आपको उदाहरण दे देते हैं। चूंकि हमने किताब आरएसएस पे लिखी थी, हमने उसमें जिक्र किया था, उसमें इंदिरा गांधी का हमने जिक्र किया था। उस पैरे को पढ़ के आपको सुनाते हैं तो आप समझ पाएंगे। अतीत के पन्नों को पलटे तो 1970 में स्वयंसेवक एकनाथ रानडे ने जब विवेकानंद शिला स्मारक का कार्य पूरा किया तो इंदिरा गांधी ने रानडे को समझाया कि स्वामी विवेकानंद के विचार को दुनिया भर में फैलाने और भारत को दुनिया का केंद्र बनाने में उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, रानडे की मदद करने को तैयार है। रानडे जो खांटी स्वयंसेवक बचपन से आरएसएस से जुड़ गए, उनकी मदद इंदिरा गांधी करने जा रही है। रानडे की मदद करने को तैयार है बशर्ते स्वामी विवेकानंद को हिंदू संत की जगह भारतीय संत कहा जाए। रानडे इस पर सहमत हो गए। इंदिरा सरकार के साथ मिलकर हिंदू संत विवेकानंद की जगह भारतीय संत विवेकानंद के लिए एकनाथ रानडे काम करना शुरू किया और इसका असर यह हुआ कि 1971 की आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में जो हर बरस विवेकानंद शिला स्मारक की रिपोर्ट एकनाथ रानडे रखते थे वो नहीं रख पाए। और संघ के जानकार उस वक्त बताते हैं कि उस बैठक में इस पर चर्चा हुई क्या हो रहा है, तो एक झटके में उस समय गुरु गोलवलकर ने कहा हमारा इन संघ का इनसे क्या ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि बहुत बाद में उनको ना दोबारा देवरस लेकर आए अपने साथ। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि समाज के अलग अलग हिस्सों को सबको कैसे जोड़ना है। और हम जब कोई लकीर खींचते हैं तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक बड़ी लकीर खींच दी थी। जो हिंदूवादी ताकतें थी, जो हिंदू एस्पेक्ट में चीजों को पॉलिटिकलाइज कर रही थी, महात्मा गांधी ने उसे ये जानते समझते हुए बड़ी लकीर खींची कि आजादी की लड़ाई लड़नी है तो मुसलमानों को भी साथ लेना है। और मुस्लिम तुष्टीकरण की आरोप उन पर लगते रहे लेकिन वो सबको साथ लेकर चले। क्या कांग्रेस बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में है? क्या राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग जो उनके सलाहकार है या नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है, जिस रूप में भी है, क्या वाकई वह एक बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में आ सकते हैं? क्योंकि हमें एक व्यक्ति ने बताया जो प्रोफेशनल काम करता है, बोला 2019 के चुनाव में हार के बाद उन्होंने प्रयास किया कि राहुल गांधी से मुलाकात कर लें। राहुल गांधी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा अभी राहुल गांधी इस्तीफा दे दिए हैं अध्यक्ष पद से, अभी वो नहीं मिलेंगे। फिर 2020 में कोविड आ गया तो कोविड काल में उन्होंने फिर प्रयास किया, फिर मुलाकात नहीं हुई। 2021 में फिर प्रयास किया, फिर उनसे कहा गया कि अभी तो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अब 2022 आ गया तो देखें उदयपुर की परिस्थितियां किस रूप में नया रंग दिखलाती है। ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि आपके सरोकार उस जनता से ही कट गए हैं, जो जनता इन तमाम मुश्किल हालातों में, जिन मुश्किल हालातों को कांग्रेस परोस रही है और हम लोग लगातार जानकारी भी देते हैं, उससे कोई पॉलिटिकल रूबरू नहीं हो पा रहा है, कोई सरोकार नहीं हो पा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है, क्या कांग्रेस इस हिंदुइज्म को अपने
डाइल्यूट करने की परिस्थिति में मंदिर जाएगी, जनेऊ दिखाएगी, या फिर समाज के भीतर कांग्रेसी संगठन को ही इस रूप में नए तरीके से तैयार करेगी जहां हिंदुत्व का मुद्दा खुले तौर पर जब भी उभरे तो लोग कहें यह पॉलिटिकल खेल हो रहा है, इसके पीछे और कोई सोच नहीं है। ये कहने की हिम्मत के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। और जो बाकी की परिस्थितियां वो एक प्रतीकात्मक चीजें बन गई हैं, चाहे मुस्लिम लीडरशिप का जिक्र कीजिए, दलित लीडरशिप का जिक्र कीजिए, ओबीसी का जिक्र कीजिए, ब्राह्मणों का कीजिए, राजपूत का कीजिए, यादव का कीजिए, जाटव का कीजिए, एक प्रतिबिंब के तौर पर, ये एक एम्बियंस के तौर पर उभरते हैं। आप जब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपकी जिस तरह फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इस तरीके से एक सामाजिक नीतियों को भी इस काल में बनाना होगा और ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप को उसी तरीके से राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़ना होगा, ना कि उनको राज्यों में छत्रपों के तौर पर खड़ा कर दिया जाए और एक छत्रप दूसरे छत्रप से उसी जगह पर लड़ता हुआ दिखाई दे, पार्टी तो खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, प्रोफेशनल्स हो, एजुकेशनिस्ट हो, प्रोफेसर्स हो, एडवोकेट हो, कॉरपोरेट से जुड़े हुए, जिस समय जियो और एयरटेल का चल रहा था उस समय एयरटेल के भीतर बड़ी बेचैनी थी। वो खोजा करते थे कि मीडिया में कौन व्यक्ति है जो उनकी बातों को रख पाए और बता पाए कि जियो को लेकर सरकार ने किस तरीके से सारी रियायतें दे दी हैं। यानी समाज के भीतर विरोध के स्वर और असंतुष्ट होने की परिस्थितियां और इस ढहते हुए भारत की स्थितियों से लोगों के भीतर बड़ी बेचैनी है। लेकिन संयोग ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वह उसके भीतर वो बेचैनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने तौर पर जो भी कमाया खाया है, तो आप चीजों को हथियार के तौर पर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। खड़ा कैसे करेंगे? आपका अपना मीडिया हाउस नहीं होगा, लेकिन आपका मीडिया हाउस आपके लिए कैसे काम करेगा जब इस देश के भीतर में घर घर में एक राजनीतिक लकीर खींचने की परिस्थिति में भारतीय पॉलिटिकल पार्टी लाकर खड़ी हो गई जो सत्ता में बैठी है। अब आप क्या करेंगे? इसका मैसेज बहुत साफ है कि एक्शन की जरूरत है और एक्शन के लिए हर राज्य के जो ऊपर के व्यक्ति हैं, जो टिप पर बैठे हुए हैं, उन्हें पद त्याग करना सीखना होगा। पद त्याग करके उन्हें दिल्ली में आकर कांग्रेस को खड़ा करने के लिए एक पूरी की पूरी पॉलिसी को नए सिरे से मथना होगा। समाज का जो राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण किया गया है उसको डाइल्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और खड़े होना पड़ेगा। हो सकता है उसे आरएसएस के साथ भी खड़ा होना पड़े, हो सकता है, लेकिन जब वह खुद खड़ा होगा तब एक सवाल होगा कि आरएसएस इनके साथ आकर क्यों नहीं खड़ी हुई। और यह जो मुद्दे हैं ये आरएसएस राजनीतिक तौर पर खड़ा करती है, तब यह मैसेज जाएगा, कहने से मैसेज नहीं जाएगा। यानी विरोध के स्वर, संघर्ष के स्वर, विचारधारा की बात, ये सारी बातें अगर नेताओं के कद के हिसाब से निर्धारित होने लगे तो पार्टी गायब हो जाती है। और पार्टी गायब तब नहीं होती है जब सारी चीजों का समूह एक साथ उस सत्ता से हटकर हो जो पार्टी के भीतर संघर्ष करते हुए सत्ता पाने की कवायद में लगा हो। शायद इसीलिए हर कोई तत्काल की लड़ाई लड़ रहा है। वो तत्काल की लड़ाई हर बड़े नेता के इर्द गिर्द बैठे हुए वो तमाम लोग लड़ रहे हैं जिन्हें पता है कि कोई नई एंट्री शायद उनके लिए मुश्किल खड़ा कर दे। वो एंट्री होगी कैसे और उस बोतल का ढक्कन खोलेगा कौन, जिसके बाद एक शुद्ध हवा उसके भीतर भी जाए और बाहर की सरोकार उसके अंदर भी आए। इन नई परिस्थितियों के लिए क्या कांग्रेस तैयार है? इंतजार करते हैं। अभी भी 24 घंटे का वक्त बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।